दोस्तों, इंसाइडर मौजूद वक्त में खुशामदीद। जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात इस वक्त जनाब बहुत ही ज्यादा तत्ती हुई पड़ी है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि वो तत्ते तवे पर बैठे हुए हैं और तत्ते तवे पर बैठकर तड़फ रहे हैं, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की तरफ से एक ऐलान आया है। वो ऐलान बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि उस ऐलान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने यानी जमीयत उलमा इस्लाम ने मिलियन मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि जब हम 10 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा करेंगे और ये 10 लाख लोगों की मौजूदगी में किसी को भी ये हिम्मत नहीं होगी कि वो नेशनल असेंबली में जाए और जाकर हल्फ उठाए। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से ये इंकशाफ बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है, ये ऐलान बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है और उनकी तरफ से लिए जाने वाला स्टैंड बहुत ही ज्यादा हैरानकुन है। ये हैरानकुन क्यों है, ये भी इसकी वजह भी बहुत ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि इस वजह का ताल्लुक एक ऐसी मुलाकात से है जो रावलपिंडी में हुई थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ हुई थी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात में मौलाना साहब की तरफ से एक ऐसी हरकत की गई थी जिसने शुरका को ना सिर्फ हैरान कर दिया था, बल्कि खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया था। और वो मौलाना साहब को इस सारी सूरत हाल से या उस हरकत से रोकने की कोशिश करते रहे जो बाद अज़ां मीडिया पर आ गई। वो हरकत कौन सी थी, क्या वजह है कि मौलाना साहब को इतना शदीद गुस्सा है, क्या वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मरतबा फिर ना सिर्फ सड़कों पर आती हुई नजर आ रही है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को तहोबाला करने के ऊपर बहुत ही ज्यादा इस वक्त अगर मैं ये कहूं कि वो इस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। शायद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दोनों ही एक पेज पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इन दोनों के एक पेज पर आते हुए वो इंकशाफ हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कैसे, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। वो कौन लोग थे जिनके सामने या जिनकी मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुलाकात की, उस मुलाकात के अंदर कौन कौन मौजूद था, और उस मुलाकात के शुरका को कमरे से निकालने के बाद जब मौलाना फजलुर रहमान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अकेले रह गए थे यानी 1-on-1 रह गए थे, तो इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से कौन सा हैरान कुन इकदाम किया गया और ये सूरत हाल सारी की सारी बाहर कैसे आई, ये जनाब बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक और इशू पर, और वो मामला है इस वक्त अदालती। और अदालती मामले ने अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरे सिस्टम को चौंका के रख दिया है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। हमने मुतद्दद वाकयात के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी हैं जहां पर जजेस ने, और खासतौर पर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर इकदाम किए। हाल ही में पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से नामजद वजीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जनाब असलम इकबाल साहब को जमानत देने का मामला है, और इससे पहले भी मुतद्दद लोगों को इसी तरीके से ब्लैंकेट कवर दिया गया, और इस हद तक ब्लैंकेट कवर दिया गया कि जनाब उनको मुस्तकबिल में भी अगर कोई मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाए तो उसमें भी गिरफ्तार ना किया जाए। ताज़ा तरीन मिसाल आती है हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां पर इस्लामाबाद की तीन सीटें जो मुस्लिम लीग नवाज ने जीती थी, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर था, यानी उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फाइनल डिक्लेरेशन जारी किया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था। और बाद में एक हैरानकुन इकदाम उसी कोर्ट की तरफ से सामने आता है, जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वो कोर्ट ऑर्डर है जो जज साहिबान की तरफ से, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से सामने आता है, और वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब जब हमने इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तब हमें आगाह किया गया कि जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद की इन्हीं 3 सीटों पर एतराजात को सुनने के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जज साहब की नॉमिनेशन कर दी है। अब चूंकि ये मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल का है, हमने टेकअप कर लिया है, लेकिन हम वो अपना ऑर्डर जो है वो वापस नहीं ले रहे, बल्कि उसके लिए एक और डेट दे रहे हैं जो आज की डेट है। और आज के दिन इस केस पर हम गौर करेंगे और ये देखेंगे कि ये मामले ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है, तो जाने के बाद ये जो हुक्म इम्तना जारी किया गया है इसको वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, ये बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी किया गया।
दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आज इस केस की समाअत हो रही थी इस्लामाबाद की इन 3 सीटों के हवाले से, और खुद जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने फैसले में इस बात का जिक्र कर चुके थे कि जनाब ये जो मामला है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का था और अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन चुका है, इन दरखास्तों को असूलन उसी ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था, लेकिन ये वहां पर नहीं गई। असूली तौर पर तो आज इस चीज को सामने आने के बाद इस मामले को ट्रिब्यूनल के अंदर रेफर करना चाहिए था और जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये वाले जो ऑर्डर्स थे, अपने ऑर्डर्स, इसको विड्रॉ करना चाहिए था। अब होता क्या है? होता यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर एक नया ऑर्डर जारी करती है। वो ये कहती है कि जनाब ये इस्लामाबाद की ये जो तीनों की तीनों नशिस्तें हैं, इन नशिस्तों के मामलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हैं। इलेक्शन कमीशन इन अपीलों को देखे और इसके ऊपर फैसला करे। अगर ये अपीलें दुरुस्त होंगी तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये नोटिफिकेशन काला दम करार दे दिया जाएगा, और अगर ये अपीलें गलत होंगी तब इलेक्शन कमीशन इस नोटिफिकेशन को बहाल कर सकता है। यानी ये जो नोटिफिकेशन, ये जो स्टे ऑर्डर जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो किसी ना किसी तरीके से इंटैक्ट रहेगा बिटवीन द लाइंस। इस तरह का मुझे कम से कम इस बात की यही समझ आई है, और ये बिल्कुल वैसा ही फैसला है जैसे पेशावर हाई कोर्ट से आ रहे हैं। और मौजूदा हालात में जहां पर सियासी खींचातानी बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस खींचातानी में इस तरह के फैसले और इस तरह के रिलीफ यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे या नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब हुकूमत साजी के बाद 9 मई के मुलव्वस मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो हतमी मराहल में दाखिल होगी और अडयाला जेल में मुकीम इमरान खान समेत दीगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को जो है इन मुकदमात पर तलब किया जाएगा और मुमकिन तौर पर मुर्तकब करार पाने पर उनको सजा दी जाएगी, जिसमें नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और नामजद वजीर आला पंजाब जनाब असलम इकबाल शामिल हैं, जिन दोनों को भी पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिला है। लिहाजा ये मामला मुझे कुछ और सिमत में जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी सिनेरियो के अंदर अगर ये वाली पॉलिटिकल खींचातानी में एक जमात की तरफ से ये ऐलान कर दिया जाता है कि पाइन मैंने हलफ नहीं जाए चुकन देना, 10 लाख लोगों को जमा करना है, और जनाब इस बात की धमकी दे दी जाए कि जनाब मुझे पता है कि किस सीट के लिए किस छौनी से बंदे आए थे और कौन कौन सा अफसर आया था और उन अफसरों के रैंक क्या हैं, उन अफसरों के नाम क्या हैं, और ये सिचुएशन हम लीक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है जनाब कि फौज के साथ, इदारे के साथ बराह रास्त तसादुम का दरवाज़ा खोला जा रहा है। और उसकी वजह वो इन्फॉर्मेशन है जो लीक हुई है। वो इन्फॉर्मेशन कौन सी है जो लीक हुई है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। मौलाना साहब ने एक इंटरव्यू के दौरान और उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI के साथ मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी, और मौलाना साहब ने इस बात का इंकशाफ किया था कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। अब जो उन्होंने इस बात का इंकशाफ कर दिया था तो फिर बहुत सारी चीज़ों ने मंजर आम पर आना था, और ख़ास तौर पर यह इंकशाफ साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से था, तो फिर जवाब आना था। और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से जो भी जवाब आता है वो या तो मंसूर अली खान की तरफ से आता है या जावेद चौधरी की तरफ से आता है। हालिया जवाब इन तमाम मुलाकातों का वो आया है बजरिया जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम का उन्वान है जनरल बाजवा से मौलाना की मुलाकातें। और इस कॉलम के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मौलाना साहब के साथ जो मुलाकातें हुई हैं ये जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये हुई हैं 4। और उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात उनकी 2018 में हुई थी। उस वक्त शायद खकान अब्बासी साहब वजीर आज़म थे, फाटा का मर्जर हो रहा था और मौलाना इंजमाम के खिलाफ थे, इससे इनकी सीटें कम हो रही थी, मौलाना नहीं मान रहे थे। वजीर आज़म ने मुझे यानी जनरल बाजवा को बुलाया और मैं और DGISI जनरल नवीद मुख्तार वजीर आज़म ऑफिस चले गए।
फिर वो ये कहते हैं कि वहाँ पर उस मीटिंग के अंदर उनकी पहली मर्तबा जनरल बाजवा की और जनरल नवीद मुख्तार की मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, और उस मीटिंग के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ साथ अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी मौजूद होते हैं। वो ये कहते हैं कि ये दोनों यानी अब्दुल गफूर हैदरी और मौलाना फजलुर रहमान ये अपने मौक़िफ़ पर डटे होते हैं। हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही थी, हमने जैसे तैसे मौलाना को मना लिया, लेकिन मौलाना मेरे साथ यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के से नाराज़ हो गए। इसी हवाले से दूसरी मुलाकात का जिक्र जनाब ये जो हैं जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में इस तरीके से करते हैं। मेरी उनके साथ दूसरी मुलाकात 2019 की गर्मियों में हुई। जनरल फैज़ हमीद ने मुझसे कहा, सर मौलाना आपसे मिलना चाहते हैं। यानी जनरल फैज़ हमीद साहब के मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुसलसल राब्ते थे। जनरल फैज़ हमीद ने मुझसे कहा कि सर मौलाना आपके साथ मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें बुला लिया। यूं मौलाना और अब्दुल गफूर हैदरी जनरल फैज़ हमीद के साथ मेरे घर तशरीफ़ लाए। ये मुलाकात अच्छी नहीं रही, इसमें मेरी मौलाना से ठीक ठाक तल्ख कलामी हो गई। मौलाना चाहते थे हम अपोजिशन को कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के लिए मजबूर करें। उनका कहना था कि आप आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से कहें कि ये इस्तीफ़ा दे दें। मैंने जवाब दिया, मैं इनको कहने वाला कौन होता हूँ, ये उनका अपना फैसला है, लेकिन मौलाना हम पर जोर दे रहे थे कि जिसकी वजह से मेरी उनके साथ झड़प हो गई। जावेद चौधरी और लिखते हैं कि मौलाना को यह भी एतराज़ था कि उन्हें DI खान से हराया गया था, जबकि असल सूरत हाल ये थी कि अली अमीन गंडापुर वहाँ वाकई मजबूत था और मौलाना इसका मुकाबला नहीं कर पाए थे। बहरहाल जनरल फैज़ हमीद ने दरमियान में आकर माहौल को ठंडा किया और ये मुलाकात खुशगवार नोट तक पहुँच गई। मीटिंग के आखिर में मौलाना ने जनरल फैज़ हमीद और मौलाना हैदरी को बाहर भिजवा दिया। हम कमरे में अकेले रह गए तो अचानक यहाँ से वो इंकशाफ शुरू होता है, जिसके बाद ये सारा पॉलिटिकल ड्रामा आगे बढ़ा है। अचानक मौलाना फजलुर रहमान उठे और उन्होंने वो हरकत की जिससे मैं हैरान रह गया। मौलाना मैंने मेरे घुटने पकड़ लिए, यानी गोडियां फड़ लिया। मैं मौलाना से गोडे छुड़ाता रहा, लेकिन मौलाना ने मुझे हिलने नहीं दिया। गोडे फड़ ले पाए मौलाना ने। ये जावेद चौधरी साहब लिखते हैं और एक्सप्रेस के अंदर ये कॉलम छप चुका है। जनरल बाजवा इसके बाद खामोश हो गए, ये आगे वो लिख रहे हैं। मैंने इसके बाद उनसे पूछा कि मौलाना आपसे क्या मनवाना चाहते थे। जनरल बाजवा का जवाब था, आप उसे छोड़ें, ये मेरी और मौलाना की ज़ाती गुफ्तगू थी। मैंने इसरार किया तो जनरल बाजवा ने मुझसे वादा लिया कि आप ये बात लिखेंगे, ना ही किसी को बताएंगे। मैंने वादा कर लिया और आज तक इस वादे की पाबंदी कर रहा हूं। जनरल बाजवा का कहना था कि मौलाना से मेरी तीसरी मुलाकात 2019 में हुई और उसके बाद अगली। कहने का मतलब ये है कि इस कॉलम के ज़रिए पैगाम दिया गया है मौलाना फजलुर रहमान साहब को कि जनाब अगर आपने इस तरह की गुफ्तगू करनी है तो वो जो आपने गोडे फड़े थे मेरे, उन गोडों के पकड़ने के बाद आपने जो रिलीफ मांगा था, जिस तरह का काम मुझसे कहा था, आपके अहकामात पर, आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद किया गया था, लेकिन वो ऑर्डर्स जिनके ज़रिए मैंने आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद कराया था, वो ऑर्डर्स किसी न किसी जगह पर तो मौजूद होंगे। वो काम क्या था, उस काम के ऊपर आपको क्या बेनिफिट हुआ था, इसका रिकॉर्ड तो किसी न किसी जगह पर मौजूद होगा। ये बात मौलाना को शायद इस कॉलम के जरिए बावर कराने की कोशिश की गई है कि जनाब ये आपकी डेडलाइन है, इस डेडलाइन को आप क्रॉस ना करें, और अगर आपने इस डेडलाइन को क्रॉस किया तो फिर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो जावेद चौधरी को ऑलरेडी पास कर दी गई है, वो इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से लीक हो जाएगी। अब होता क्या है, GDA जो है वो सिंध के अंदर एहतजाज कर रही है। मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सीटें कम होने का रोना रो रहे हैं और वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ना खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है और उनको उनकी सीटों से महरूम किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली धांधली के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान जिसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, वो उसी धांधली से फैज याब होने वाली जमात है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इसके अंदर बाकी जमातों का क्या रोल रहता है, ये बात, ये जो साइंस है, ये यकीनी तौर पर समझने के लायक है अगर कोई समझा सके तो। हाँ, और उसका जवाब क्या आता है? उसका जवाब ये आता है कि जनाब हम 10 लाख लोगों के जरिए सड़कों पर आएंगे और ये जो असम्बली है और इस असम्बली में जाने वाले जो लोग हैं, जो मुंतखब हुए,
उनको हम हल्फ नहीं उठाने देंगे। राशिद सुमरो साहब जो मौलाना की जमात के एक सरकर्दा रहनुमा हैं, वो इस बात का बरमला इजहार करते हैं और अपनी तकरीरों के अंदर इस बात का जिक्र करते हैं। इसी तरीके से वो एक और तकरीर जिसकी स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उस तकरीर उस जगह पर जाम शोरों में शायद वो इस जलसे से खिताब कर रहे हैं और वहां पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बिलावल ने मुझको लाड़काना में हराया, किसकी मदद से? पन्नू आकल छौनी की मदद से। और वो कहते हैं कि खुसूसी तौर पर बिलावल को जितवाने के लिए पन्नू आकिल छौनी से लोग आए, अफसरान आए, उनके नाम क्या थे, उनके रैंक्स क्या थे, मुझे मजबूर ना किया जाए, मैं उनके नाम ले दूंगा। बंदे खुदा को अक्ल को हाथ मारता है कि लाड़काना, रत्तू डेरों का इलाका, शहीदों का कब्रिस्तान, बिलावल भुट्टो, नवासा जुल्फकार अली भुट्टो का, बेनजीर भुट्टो का बेटा लाड़काना से राशिद सुमरो साहब से हारेगा। लेकिन यार अब क्या कह सकते हैं। और उसको लाड़काना से वोट लेने के लिए पन्नू आकल छौनी से फौजियों को बुलाकर मदद लेने की जरूरत होगी। तो ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध की 15 साल 20 साल से वो चला रहे हैं, वो किस मर्ज की दुआ है? वो भी तो किसी ना किसी मर्ज की दवा हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मंतक आजकल, दरअसल इशू ये बन चुका है कि ये जो सियासत है ना हमारे मुल्क की, ये बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी नहज पर चली गई है जहां पर इसके ऊपर इमरान खान साहब की जमात के जो असरात हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुमायां होना शुरू हो गए हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक रविश है अगर इसको रोका ना गया। मौलाना साहब की तरफ से जो हरकत हुई है या जो भी उसकी वजूहात होंगी वो अपनी जगह पर अहम, उसका इंकशाफ करना या उसका हिंट देना कि जनाब वो कहानी में खोल दूंगा, ये भी बहुत ज़्यादा अहम। और उसके बाद नए सियासी ढांचे को एक नई कैफियत से दो चार करना और उसकी धमकी देना और पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर एतराज़ खड़े करना, ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस अमल है जिस रविश पर मौलाना साहब आगे जा रहे हैं। देखना यह है कि वो अपने इस एटीट्यूड पर या अपने इस मूव के ऊपर क्या रद्द अमल देते हैं। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।